સિહોર ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજ ખાતે ભારત સરકાર દ્વારા યુવાનીમાં લોકશાહીનું નેતૃત્વ સંસદની કાર્યપ્રણાલી અંગે પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું।
कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और विभिन्न स्तरों पर समाधान निकालने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को नए कौशल सिखाए जा रहे हैं जिससे वे विभिन्न क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सके। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं शहरी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू हो रही है, लेकिन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के युवा अभी भी इनसे वंचित हो रहे हैं। तो क्या सरकार द्वारा इन योजनाओं से ग्रामीण युवाओं तक सरकार नीति अपना रही है? मैं आपके माध्यम से सदस्य को यह अवगत कराना चाहती हूँ, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं तक इन योजनाओं को पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कीमतें बढ़ रही है जिससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रही है? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत करना चाहती हूँ कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण यंत्र योजना के तहत गरीब माननीय अध्यक्ष श्री, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई सारे पहल कर रही है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 लागू की गई है जिससे साइबर अपराधों की जांच हो सके। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू की गई है जिस माननीय मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि साइबर अपराधों की जांच और दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया अभी भी धीमी है। सरकार इस प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष श्री, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और मध्यस्थ का प्रभाव बना रहता है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है? अवगत कराना चाहूंगी कि सरकार किसानों को मध्यस्थियों से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम के प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रही है जिससे किसान अपनी उपज सीधे बाजार में बेच सके। किसान रेल योजना के तहत किसानों को अपनी उपज दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने के लिए सस्ती परिवहन सुविधाएं दी जा रही है। जलवायु के परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। सरकार किसानों को इससे निपटने के लिए और उसकी फसलों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जलवायु संबंधित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान कर रही है। आपके माध्यम से सड़क और परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तो क्या प्रमुख कदम उठा रही है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माध्यम से सदस्य को अवगत करना चाहती हूँ कि सरकार सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे का विस्तार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। सरकार द्वारा बार-बार यह दावा किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके कारण उनकी सुरक्षा हो सके और उनकी स्थिति में काफी सुधार आया है। लेकिन हाल ही में कई रिपोर्टों और घटनाओं से ये सामने आया है कि इस योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर सीमित है। क्या सरकार सदन को गुमराह कर रही है? यदि हाँ, तो ये सीधे-सीधे विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। माननीय सदस्य, कृपया स्पष्ट करें कि आप किस विशेषाधिकार हनन की बात कर रही है? माननीय सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। निर्भया फंड का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है। और रही बात 2024 की बजट में इस फंड को 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। वन स्टॉप सेंटर योजना को पूरी तरह से कार्यरत करने के लिए दिशा निर्देश जारी है और अगले साल लगभग सभी सेंटरों को पूरी तरह से कार्यरत करने का लक्ष्य रखा गया है। और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो सरकार उसको अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रही है जिससे लाभार्थियों तक सीधी सहायता पहुंचे।
श्रीमान, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त इन संदेशों की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक 2023 की प्रति सभापटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 5 फरवरी 2023 को हुई बैठक में पारित किया गया था। अध्यक्ष महासचिव, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक के प्रति सभापति महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक प्रति सभापटल पर रखती हूँ। सुश्री फातिमा अलजारी, संयुक्त अरब राज्य की महिला एवं सामाजिक कल्याण मंत्री। यह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है जो 20 मार्च 2025 को भारत आए हैं और विशेष रूप से इस सदन की कार्यवाही देखने के हेतु से आमंत्रित किया गया है। हम उन्हें भारत के एक सफल और फलदायी प्रवास की शुभकामनाएं देते हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्राथमिकता है। हालांकि हालों में वर्षों में महिला के प्रति अपराधों में वृद्धि देखी गई है। सरकार ने निर्भया फंड, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन 181 जैसी कई योजना शुरू की है, लेकिन यह आवश्यक है कि इन प्रयासों को कानूनी रूप से और अधिक प्रभावित बनाया जाए। इस विधेयक का उद्देश्य महिला के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड प्रावधान करना, सुरक्षा उपाय मजबूत करना और महिला सशक्तिकरण और अधिक प्रभावित बनाना है। मुख्य प्रावधान महिला सुरक्षा उपाय को सुदृढ़ करना। सरकार तो चलावी અને તમે એમનો વિરોધ બી કર્યો, વિરોધ અપોઝિશન તરીકે। हिंदी में ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि प्रहलाद जी जो आए हैं वो गुजराती समझ नहीं पाएंगे और अपना जो वीडियो बन रहा है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जाएगा तो गुजराती का ट्रांसलेशन वहाँ संभव है नहीं है, करेंगे नहीं करेंगे अभी मुझे पता नहीं, इसलिए हिंदी में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा थोड़ा परिचय आपको दे दूं, क्यों मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ बोलने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा दो अपने ग्रह है। लोकसभा का इलेक्शन होता है हर 5 साल में, बीच में बाई इलेक्शन आ जाता है तो मिड टर्म पोल आता है तो फिर से हो जाता है। और अपर हाउस जो है उसमें सभी विधायक जो रहते हैं, एमएलए रहते हैं हर एक स्टेट से निश्चित संख्या में राज्यसभा के लिए ये विधायक जो है वो चुन के राज्यसभा के मेंबर को राज्यसभा में अपर हाउस में भेजते हैं। उनका टेन्योर है 6 साल। मैं लोकसभा में था भावनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1996 से 2014 तक, बहुत ज़्यादा नहीं 18 साल रहा हूँ। 18 साल लोकसभा में मैं भारतीय जनता पार्टी से चुन के गया हूँ और रमेश भाई ने इसी हिसाब से मुझे यहाँ आमंत्रित किया है क्योंकि थोड़ा बहुत अनुभव है मेरा हाउस का। 2-3 ऑब्जर्वेशन। एक बहुत बड़ी अरेंजमेंट में गलती है, स्पीकर वहीं रोकना है तो आप उंगली उठाते हैं, स्पीकर आपको बोलता है तो आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो स्पीकर पूछेगा विच रूल, तो वो रूल बुक आती है उसके हिसाब से आपको दैट पर्टिकुलर रूल बोलना पड़ता है कि ये रूल के हिसाब से मैं ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता रहा हूँ। बाद में स्पीकर उसको चेक करेगा और बाद में उसका रूलिंग देगा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर योग्य है या नहीं है। यदि है तो जिसके बारे में जिसके सामने ये कहा गया है उनको ये अलाउड नहीं है। और एवरी वर्ड ऑफ दिस पार्लियामेंट डिस्कशन इज बीइंग नोटेड। वो ये सेक्रेटेरिएट जो रहता है वो उसको नोटिंग करता है, उसका रिकॉर्डिंग भी होता है
तो ये एक बात है, आप जाते हैं तो ये। दूसरा, यहाँ आपने ओथ ली, तो दो प्रकार से ओथ ली जाती है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इन द नेम ऑफ गॉड, अंग्रेजी में इन द नेम ऑफ गॉड। और दूसरा, यदि कोई नास्तिक है, ईश्वर में मानता ही नहीं है, किसी में मानता नहीं है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेनी है। इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई एम टेकिंग द ओथ। वो अपनी प्रतिज्ञा जो है सांसद के नाते वो करता है। तो ये प्रोसेस है पूरी, और वहाँ से आप स्टेट वाइज रहता है, सबको जो प्रतिज्ञा लेनी है वो स्टेट वाइज रहती है, और प्रोटेम स्पीकर रहता है, उसमें समय चुनाव नहीं हुआ होता है, तो सबसे सीनियर मोस्ट जो रहते हैं एमपी लोकसभा में, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, उनकी अध्यक्षता में हाउस चलता है, और सभी चुने हुए जो है नए लोग जो है वो वहाँ शपथ लेते हैं। आपको जो प्रश्न पूछना जो कहा गया, उसमें 21 दिन पहले 3 सेशन लिखते हैं, विंटर, बजट सेशन, समर सेशन और मॉनसून सेशन। 3 सेशन रहते हैं। सबसे लंबा रहता है बजट सेशन, वो करीब 2.5-3 महीने का रहता है, बीच में 1-1 महीना और बीच में 1 महीना वो वैकेशन रहता है। बजट प्रेजेंटेशन पहले, बाद में उसकी चर्चा कमेटी वाइज होती है, और बाद में बजट पास करना, ये पूरा कार्यकाल रहता है। विंटर सेशन भी करीब 1 महीने का रहता है, और मानसून सेशन भी करीब 1 महीने का रहता है। लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि को 6 महीने वहाँ देना पड़ता है, 6 महीने। उसमें कमेटियाँ भी रहती है, 2 प्रकार की कमेटियाँ हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी है और एक कंसल्टेटिव कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य हैं। कंसल्टेटिव में भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहते हैं। कंसल्टेटिव कमेटी जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो संबंधित मंत्रालय के मंत्री करते हैं। तो कमेटी की मीटिंग भी महीने में 1 बार 2 बार होती है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी में देने के लिए 4 महीने से ज़्यादा उसके पास रहता नहीं है। 6 से 8 महीने काम चलता है। लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ लॉ मेकिंग है, लॉ बनाता है, विधि विधान बनाता है, और उसके पर चर्चा होती है। 21 दिन पहले राष्ट्रपति आपको समन भेजते हैं, आपके दिए हुए पते पर आपको समन भेजते हैं कि सो डेट से अपना मॉनसून सेशन या विंटर सेशन या बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसका पूरा शेड्यूल आपको वो भेज देते हैं। समन आ जाता है। समन जैसे आपके पास आता है तो आपके पास स्टार्ड और अनस्टार्ड 2 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। स्टार क्वेश्चन रहते हैं, अनस्टार भी क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टार क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वो फॉर्म तैयार है पार्लियामेंट का, तो उसमें आपका जो प्रश्न है उसको लिख के पार्लियामेंट में स्पीकर की जो बनाई कमेटी जो है उसके पास आपको जितने भी चाहो आप पूछ सकते हो, किसी भी मिनिस्ट्री को आप पूछ सकते हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी पूछ सकते हो, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है वो भी पूछ सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे जो प्रश्न आते हैं 542 है, 542 में से स्टार्ड और अनस्टार्ड सबके क्वेश्चन जो फॉर्म रहते हैं वो एक जगह जो सेंट्रल हॉल में उसका ड्रॉ होता है। आप सोचे कि भी पार्लियामेंट में किसको अनुमति मिलती है प्रश्न पूछने की? ड्रॉ में से जिसका नाम निकला उसको एक दिन में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, कभी भी आज तक 20 क्वेश्चन तक पहुंची नहीं है पार्लियामेंट। 1 घंटा मिलता है। उनको 2-3 दिन पहले उनकी मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग करते हैं कि ये क्वेश्चन है, उसको तैयार करते हैं घर पर ऑफिस में, ये उनको प्रिपेयर करते हैं, पूरा डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा सपोर्टिव जो रहता है पेपर्स वो सब उनको देते हैं। और बाद में मिनिस्टर हाउस में खड़ा होकर
वो जवाब देता है। जब जवाब देता है तो मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारी वहाँ कहने लिए रहती है अधिकारियों की, वो वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ यदि मंत्री कुछ भूल जाता है तो एक पर्ची आती है, वो पर्ची मिनिस्ट्री से आती है कि भैया ये भूल गया तू, इसको जरा बोल दे भाई, वरना इट इज नॉट द सिस्टम, इट इज नॉट द प्रोसेस। यदि मैंने पढ़ लिया, आपको पहले से मिल जाता है 20 क्वेश्चन जो है उस दिन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, आपको उसमें आपने नहीं डाला, आपकी बारी नहीं है, ड्रॉ में नहीं आया और आपको पूछना है, तो आपको सप्लीमेंट्री पूरा प्रश्न माने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो पूछना है। तो आपको जिस दिन का है उस दिन स्पीकर के ऑफिस में जाके आपका नाम, आपका नंबर, वहाँ आपको आईडी मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड जो मिलता है उसका हमारा परमानेंट एक नंबर रहता है, कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से मिलता है, तो वो आपको लिखवाना पड़ता है और स्पीकर के ऑफिस में जाके आप लिख के देते हैं कि मुझे आज सप्लीमेंट्री पूछना है। आपके द्वारा वो सूचित आपका स्पीकर तय करेगा किसको लेना है किसको नहीं, कितने सप्लीमेंट्री लेंगे कितने नहीं लेंगे, ये सब ये रहता है। तो ये क्वेश्चंस के बारे में रहा, मिनिस्टर्स को प्रिपेयर किया जाता है। और दूसरा, जब मिनिस्टर जवाब दे देता है तो ये नहीं होता है आपने हर एक नहीं किया, हर एक मिनिस्टर ने जवाब दिया आपने नहीं होता है भैया। ये तो कोई मिनिस्टर चर्चा में भाग लेता है और ऐसा कुछ बोल लेता है, ऐसा कुछ बोल लेता है तो करते हैं, अपोजिशन वाले भी बोलते हैं ना, तो वो अपनी मौत से बोलते हैं, तो उसमें भी पूरा प्रिपरेशन करके टेक्निकल इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह करके, यदि आपको 1 घंटा बोलना है पार्लियामेंट में, 1 घंटा बोलना है तो आपको कम से कम 100 घंटे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ध्यान में रखो, आप कहोगे 100 घंटे करेंगे क्या, किससे प्रिपरेशन करेंगे? वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, मैं रिपीट करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज अवर पार्लियामेंट लाइब्रेरी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतने बड़े रेफरेंस है, इतने पुस्तक है कि पूरा दरिया समुद्र है। The 17th National Youth Parliament Competition. Also, I congratulate to all members of 17th Youth Parliament for their presentation, their performance. So, we all know this activity organized by Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India, with some objectives. तो कुछ उद्देश्य जो है वो उद्देश्य सफल करने के लिए भारत सरकार की संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से ये एक्टिविटी होती है। आपको मालूम है कि भारत में लोकशाही जो है वो मजबूत है, दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही भारत में है। तो हमारे जो यूथ है उनमें लोकशाही के रूट जो है उसको स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी एक उद्देश्य है। देन द इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स ऑफ द डिसिप्लिन, ये भी एक उद्देश्य है। टॉलरेंस ऑफ द व्यूज ऑफ अदर्स एंड टू एनेबल द स्टूडेंट कम्युनिटी, ये भी एक उद्देश्य है। और टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आवर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, वी ऑल नो वी हैव द पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन एंड द पार्लियामेंट हाउस is paramount important house in India. So this activity is associated with the parliament house, with the constitution, with the democracy. So with this objective, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो सफल होने में आपके कॉलेज ने आपने जो प्रयास किया है वो अच्छा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाद वो लिस्ट ऑफ आइटम जो है उसमें शुरुआत जो है, जो मार्शल जब आते हैं, जो मार्शल पहले जब मार्शल आते हैं तो क्या होता है कि इधर उधर देखते हैं, कोरम पुराय का देखते हैं, फिर वापिस जाते हैं, बाद में आते हैं मार्शल, वो ऑनरेबल स्पीकर ऐसा बोलते हैं या
सभापति महोदय, तो आपने अध्यक्ष महोदय ऐसा वर्ड यूज किया है, तो सभापति महोदय ये जो वर्ड है ना वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हाउस की शुरुआत होती है तो स्पीकर अपनी चेयर पे बैठते हैं और उसके बाद वो वेलकम टू एवरीवन इन द 17th नेशनल पार्लियामेंट एंड वी विल बिगिन द सेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन भी होता है। ये भी बात आपको ध्यान में जब रहते हैं तो उनके सामने मिनिस्टर की वोट होती है, तो आपने मिनिस्टर की वोट ली तो स्पीकर के सामने ये भी बात जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देन ऑफिशियल रेफरेंस जो है उसके बारे में कोई रूल्स और रेगुलेशन है। ऑफिशियल रेफरेंस में आपने पहलगाम का मुद्दा लिया, मनमोहन सिंह का लिया, वो ग्रीक रिवोल्यूशन के जो दादा है वो स्वामीनाथन के बारे में लिया। तो ऑफिशियल रेफरेंस में एक जो जिन्होंने देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है वो शायद पॉलिटिकल फील्ड में वो सोशल फील्ड में और अदर ये जो इंडस्ट्री में वो भरतन जी आता है, मनमोहन सिंह जी, तो एक ही व्यक्ति चुने जाते हैं, उसके बारे में स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन अपोजिशन लीडर बोलते हैं। तो ये क्या आपको ध्यान में रखना है, आपको मनमोहन सिंह के बारे में लेना है तो या रतन टाटा के बारे में या स्वामीनाथन, एक ही मुद्दा जो है वो लेना चाहिए, ये बात। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मिनिस्टर, उसमें कोई बात नहीं, वो एज पर रूल हो गया। क्वेश्चन आवर में डिबेट डिस्कशन में आपने जो मुद्दे उठाए वो बहुत ही अच्छे हैं, वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उसमें यूथ से रिलेटेड है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछे, महंगाई के बारे में आपने क्वेश्चन पूछे, साइबर अत्याचार हो या साइबर सुरक्षा हो, महिलाओं के बारे में आपने क्वेश्चन उठाए। हम जय जवान जय किसान बोलते हैं, किसानों के बारे में, किसानों की आय वृद्धि होने के बारे में इस हाउस में अच्छी तरह से डिस्कशन 2-1। तो अपोजिशन की ओर से ये जो 21 वो आपका जो प्रेजेंटेशन था, वो आपका जो बोलने का ढंग था वो बहुत ही अच्छा था। आई पर्सनली अप्रिशिएट यू। एंड नंबर फर्स्ट इज टू नंबर 4। तो इसमें नंबर 4 नमस्कार, હું ડૉક્ટર યોગેશભાઈ જોશી, પ્રિન્સિપાલ ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજ સેવા। આજ રોજ સ્વામી શ્રી પરમહંસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત ગોપીનાથજી મહિલા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ સેવામાં ભારત સરકારના યુથ પાર્લામેન્ટ વિભાગ દ્વારા ભારતીય લોકશાહી અને નેતૃત્વ અને ભારતની જે સંસદ પ્રણાલી છે તેના કાર્યો અને આજના યુવાનો તે જાણે તે માટે વર્તમાન યુવાનોને તેનાથી વાકેફ થાય તેવા હેતુથી કોલેજની અંદર ગ્રુપ લેવલનું યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કાર્યક્રમમાં 17મી યુથ પાર્લામેન્ટ એવા ટાઇટલ નીચે આજનો જે સમગ્ર કાર્યક્રમ છે યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમની અંદર પૂર્વ સાંસદ શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાણા તેમજ સરકારના વિભાગમાંથી ડૉક્ટર પ્રહલાદ માનેસર શિવાજી યુનિવર્સિટી કોલ્હાપુરથી પધાર્યા હતા, તેમજ સંસ્થાના ચેરમેન રમેશભાઈ રાઠોડ, ધર્મિષ્ઠાબેન ત્રિવેદી, નચ ગાંધી મહિલા કોલેજમાંથી ડૉક્ટર અશોકભાઈ પુરોહિત, ડૉક્ટર દિલીપભાઈ જોશી તથા સિહોર નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ તેમજ પ્રિન્સિપાલશ્રી તેમજ સમગ્ર કાર્યક્રમ જે છે એ યુવાનોની અંદર સંસદીય કાર્યપ્રણાલીનો વિકાસ થાય તે માટે સંસદનું આખું વાતાવરણ ઊભું કરી જે પ્રકારે સંસદ ચાલે છે એ પ્રમાણે આખી સંસદ બનાવી અને તેની અંદર વર્તમાન પ્રશ્નો જે છે તેમની ચર્ચા કરી અને આખી યુવાનોની અંદર સંસદીય કાર્યપ્રણાલી નિર્માણ થાય તેવા હેતુથી આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું કોઓર્ડિનેટર તરીકે ડૉક્ટર સિદ્ધરાજસિંહ ગોહિલ અને ડૉક્ટર રવિન્દ્ર બલ્લર સર આ બંનેએ આખું સમગ્ર આયોજન કર્યું અને સંચાલન કર્યું હતું અને આખો કાર્યક્રમ જે છે યુવાનોના સંસદીય કાર્યપ્રણાલીના વિકાસ માટે આવું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજ શિહોરમાં આજે આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજના વિદ્યાર્થીનીઓ માટે એક ઓફબીટ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે।
આખા દેશની અંદર આ એક યોજના છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાર્લામેન્ટ અફેર્સ જે છે સરકારની, એના દ્વારા આ આખો એક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં લોકશાહીના મૂલ્યો અને એની પ્રક્રિયા અને એની આખી જે પદ્ધતિ જે છે એના માટે થઈને એમને જાણકારી મળે, જાગૃતિ આવે અને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે આ વિદ્યાર્થીઓ ભણી ગણીને વ્યવહારિક ફિલ્ડમાં આવે ત્યારે જીવનના અનેક ક્ષેત્રો, માનવું એક રાજકીય ક્ષેત્ર, એમાં પણ કામ કરવાનું એમના માટે શક્યતાઓ છે જ. તો અત્યારથી આ વિદ્યાર્થીઓની અંદર લોકશાહીના જીવન મૂલ્યો અંગે અને ખાસ કરીને જે કાયદો બનાવનારી સંસ્થા છે લોકસભા, એ કેવી રીતે કામ કરે છે, એના શું રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે, એના અંગે એ પ્રેક્ટિકલ કંઈક અનુભવ મેળવે અને ભવિષ્યમાં આપણા દેશને, આપણા સમાજને એક સારો પોલિટિશિયન મળે, રાજકારણી મળે, ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ મળે, એના માટેનું વાવેતર જેને કહેવાય, ખેતી કહેવાય, એ ખેતી આ કોલેજના સ્તરે છે અને સરકારનો એક પ્રયાસ છે કે યુવાન વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોમાં આ એક દૃષ્ટિકોણ કેળવાય અને એમનું એક મન આ દિશામાં તૈયાર થાય, એવા એક પ્રયત્નોના ભાગરૂપે આજે હું અને કોલ્હાપુરથી પ્રહલાદજી પણ આવ્યા છે. એ બંને અને પુરોહિતજી અહીંયા આપણા મહિલા કોલેજ ડાયમંડ સર્કલના ત્રણેય લોકો આ કાર્યક્રમ માટે આજે અહીંયા આવ્યા છે. आपका परिचय से बात करेगा. ओके सर. तो नमस्कार, मैं प्रहलाद माने छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कोल्हापुर से हूँ. मैं यहाँ गोपीचंद महिला कॉलेज जो है यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से समूह समन्वयक या परीक्षक के रूप में यहाँ हाजिर हूँ. भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो हर साल कॉलेज के यूथ जो है, यूनिवर्सिटी के यूथ जो है, उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कल्टिवेट करने के लिए, भविष्य में नेतृत्व विकसित करने के लिए, बच्चों में डिसिप्लिन के लिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो बच्चों को समझने के लिए ऐसे कई सारे हेतु उद्दिष्ट लेके ये एक्टिविटी भारत भर में ऑर्गेनाइज की जाती है. इस साल अभी जो गोपीचंद महिला महाविद्यालय है, इसने बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की. हमारे साथ संसदीय भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राणा साहब थे, पुरोहित साहब थे. हमने वो असेसमेंट किया और फाइनली ये जो एक्टिविटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की वो अच्छी तरह से की. सब महिला मेंबर थे, महिला खासदार थे, महिला मिनिस्टर्स थे, महिला स्पीकर थी, महिला प्राइम मिनिस्टर थी. ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे हमें लगी. थैंक यू सो मच.